अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम एक बार फिर गवर्नर हाउस के बाद जारी जमात इस्लामी के धरने में मौजूद है। आज एक बार फिर ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो धरने में आई है। आज ज़रा सवाल करें कि जनाब ये गुज़िश्ता 3 दिन से जारी धरने ने जो आवाम कह रही है, जो सोशल मीडिया पे हमने देखा कि 9 रुपये पेट्रोलियम पे और 12 रुपये जो है वो हुकूमत ने डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया, जबकि जमात इस्लामी ने मुल्क भर के तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों के अंदर जो है ये धरने किए हुए हैं, लेकिन उसका असर जो है हम देख रहे हैं कि अब तक हुकूमत की तरफ कोई नहीं पहुंचा और मज़ीद अभी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। ज़रा आज प्रोग्राम में ख़वातीन से ही बात करेंगे और तमाम जो लीडरान हैं जमात इस्लामी के, उनसे भी पूछेंगे कि जनाब ये आखिर माजरा क्या है, क्या हुकूमत इस बात को मानेगी भी या इनका धरना कुछ रंग लाएगा या नहीं लाएगा। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ख़वातीन से बात करते हैं पहले और फिर तमाम लोगों से आज इस शरीक जो इस धरने में लोग आए उनसे बात करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आज जमात इस्लामी के जो धरना जारी है उस पर एक बार फिर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद आ गई है और मेरे साथ इस वक्त सूबा सिंध की नाज़मा रक्षंदा बाजी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया बाजी आपका वक्त देने के लिए। देखें, सवाल बड़ा सख्त और बड़ा सिंपल सा है कि आपके 2 दिन 3 चौथे दिन के धरने के अंदर 9 रुपये पेट्रोल पे और 12 रुपये डीज़ल पे बढ़ा दिए। हुकूमत आप लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है, इवन के ख़वातीन भी अपने घर के अमूर छोड़ के यहाँ सड़कों पे धरने में मौजूद है। देखिए, एक बात ये याद रखिए, जब इंसान ना मैदान में उतरता है ना तो शिकस्त की नीयत से नहीं उतरता, मुकाबला करता है। और ये तो ज़ाहिर है हमारे सब्र को आजमाएंगे। आपको याद है जब हमारा इस्लामाबाद में धरना हुआ था उस IPPs के ख़िलाफ़, जब भी उन्होंने बिजली पे पैसे बढ़ाए थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने सरेंडर किया, मुज़ाकरात किए और उन्होंने 18 या 17 के साथ जो है ना वो मुज़ाकरात भी IPPs के हवाले से रखा ना। तो ये है कि हम यहाँ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि जमात इस्लामी कब तक मुकाबला करती है। हम मुकाबला करेंगे और जब तक मुकाबला करेंगे, जब तक ये लेवी ख़त्म नहीं करते। और जो लेवी के हवाले से जो बात है वो ये कि इनकी जो नाजायज़ मराहत हैं, तनख्वाहों में तो इजाफ़ा करते हैं, दुगने नहीं 6 गुना, ठीक है ना। साथ साथ मराहत में भी इजाफा कर लेते हैं। फिर साथ साथ जब निकलते हैं तो 30-30, 40-40 प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ होती हैं। पिछले साल की मैं रिपोर्ट बता रही हूँ, 380 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल इन लोगों को प्रोवाइड किया, इस्टेब्लिशमेंट को और ये हमारे अशराफिया जो है ना। तो अगर आप इनको बंद कर देंगे, ठीक है ना, तो आपको लेवल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इनकी मुफ्त जो इनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं बिजली की, पेट्रोल की, उसको ख़त्म करें। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि लाखों कमाने वाले जो लोग हैं उनके लिए कोई बिल ना हो, वो हर चीज़ मुफ्त इस्तेमाल करें। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के वसाइल पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, जमहूरियत नहीं लगती, बादशाहत लगती है। जैसे बादशाह ख़जाने का मालिक होता था ना, जैसा जी चाहता था खर्च करता था, वैसे ही करता। खाली खजाने में कहाँ से बादशाह बेचारा परेशान है, इसलिए तो आवाम की जेब से पैसे निकाल रहा है। खजाना खाली किसने किया है? आवाम कहते हो तो वो आवाम ने कर दिया, हमने सब्सिडाइज कर दी चीज़ों को। हमारी कौम तो चाहती है कि वो हर चीज़ सब्सिडाइज ले, पानी का बिल अदा ना करना चाहती है, गैस के बिल अदा नहीं करना चाहती, चोरी की बिजली चाहती है। देखिए, कराची शहर के अंदर इस वक्त पीने का पानी नायाब है। जिस इलाके में आप चली जाए, मैं गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूमता हूँ और सब मुझसे दुआयां देते हैं कि गैस जो है 340 रुपए में LPG खरीदने पे मजबूर है। अच्छा, मुझे बताइए क्यों नायाब है? इस वक्त टैंकर माफिया के पीछे कौन है? टैंकर के पास पानी कहाँ से आता है? इतने, मैं दीपा पे वहाँ से मेरा गुजर होता है, गिन गिन के ख़त्म हो जाते हैं, टैंकर की तादाद ख़त्म होती है। इतने बड़े पैमाने पे, इतनी बड़ी तादाद में टैंकर माफिया के पीछे कौन है? मुझे बताइए। जो भी जिस किस्म का भी कराची में या पूरे पाकिस्तान में कोई मसला था, उसके पीछे शर्जील इनाम मेमन साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाजे बोल दिया, सिंध को इस वक्त पानी की कमी का सामना है और शदीद पानी की कमी का। टैंकर में कहाँ से आते हैं पानी? मुझे ये बता दें, सवाल का जवाब शर्जील। वो कहते हैं कि वो बोरिंग का पानी देते हैं, सब सॉइल वाटर है। बोरिंग का पानी नहीं है, वो तो ऐसा कहते हैं। नहीं, वो तो ज़ाहिर क्या कि नहीं कहेंगे, वो तो कहेंगे वो लोग ज़ाहिर। और जो उनको क्या उस बात को तस्लीम करने से इनकार करते हैं कि ये लोग मुफ्त मराहत का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली और सारी जो ये गाड़ियाँ और ये सारी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप सिंध की नाज़मा हैं, मुझसे ज़्यादा शहर आप सिंध के घूमती होंगी, आपके पास तो, हम तो कराची में यहाँ के मसाइल से ही पूरे नहीं हो पाते कि कहीं सिंध की तरफ जाए। 18 साल से सिंध में जा रही हूँ। अब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बताते हैं कि हमने
सिंध में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई सड़क कच्ची हो। ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर आप सुनी है। मेरे साथ चलिए, आप बताइए ना, आप कुछ हालात हमें जरा सिंध के भी बता दीजिए। आप सिंध गांव गोठों को तो छोड़िए, मैं आपको जैकबाद बता रही हूँ, शहर बता रही हूँ, टंडोला शहर बता रही हूँ। अब शहरों में चल जाएं, वहाँ क्लोज वेसल्स, वो क्लोज जो है ना आपका सिस्टम नहीं है, इसके सेवरेज सिस्टम। हम जब गलियों से गुजरते ना शहरों में, ओपन नाली सिस्टम। जी जी बिल्कुल, वो अभी तक है वहाँ पे? जी जी बिल्कुल ऐसी है। मैं किसी जमाने में गया था, आज से 20 साल पहले। 18 साल से ऐसे ही मैं आंखें बंद करके, हम मुंह पे रुमाल रख के अपने, यानी इतनी बदबू होती है नकाब के बावजूद, हम वहाँ से इस तरह गुजर रहे होते हैं। जिस तरह पानी जब नल खोलो, मैं पानी यहाँ से लेके जाती हूँ, वहाँ जब पानी नल खोलो वहाँ से रंगीन पानी आता है। अच्छा, बिजली का कोई स्केजल नहीं है कि कितना कब आ रही है बिजली का, यहाँ तो है ना स्केजल, वहाँ कब आती है, 2-2 3-3 दिन गायब है। इसी तरह गैस का कोई स्केजल नहीं है, यानी 18-18 20-20 घंटे वहाँ गैस नहीं होती। मेरा तो तकरीबन हर महीने रहता है दौरा कश्मीर तक जी। तो आप कह रही हैं कि जो जैसे हम हालात कराची के देख रहे हैं उससे बदतर सिंध के अंदर। मैं आपको बताऊँ, मुझे तो ऐसा लगता है सिंध को तबाह करने के बाद ना इनको ठेका दिया गया, कराची को तबाह करो, कराची को सिंध बना तबाह हो गया। नहीं तो ठेका मिल गया ना, सिंध की तरह ये मजीद तबाह कर रहे हैं। वहाँ औरतें और जानवर एक जगह से पानी भर रहे होते हैं, जहाँ जानवर पानी पी रहे हैं ना, वहीं से औरतें पानी भर के लेके जा रही हैं। अब मैं देखिए, मैं जब आपकी बताई हुई बात उनको बोलूँगा वो तो सियासी इख्तलाफ है हमारा, वो तो ऐसी ही बातें करेंगे। तो वो बोलेंगे आप हमारे साथ चलें, हम दिखाएंगे आपको कि कैसा सिस्टम है वहाँ पे। जी आप हमारे साथ चले, हम भी आपको दिखाएंगे, आप डॉक्यूमेंट्री बनाइएगा। इधर टिंडोलार से जात के रास्ते से गुजर के देखिए, आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। आप लाड़काना चलिए, आप मेरे साथ जो है ना टिंडो मोहम्मद खान चलिए, आप टिंडोलायार चलिए, आप खैरपुर चलिए। अच्छा, मैं आपके मैं आपको एक बात बताऊँ, अब कराची का जवाब आप लोगों ने भी देना है, क्योंकि 9 टाउन्स तो आपके पास हैं, ये बात मैंने पहले भी कही। तो कराची के कुछ उन टाउन्स के अंदर भी आप लोगों का भी तो फिर एहतसाब होगा, आवाम पूछेगी। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, और हमें वसाइल, मैं खुद सिटी काउंसलर भी हूँ, आपको बता। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है ना, और अभी नहीं हूँ मैं नईमा कराची साहब में? जी जी, मैं नईमा साहब के ज़माने में सिटी काउंसलर थी। तो आपके पास वसी तजर्बा है। जी, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें ना इस तरह, मुझे जब फंड्स मिले थे और मैंने अपने इलाके में बहुत काम किया था नईमा साहब के ज़माने में, सड़कें बनवाई थी, खवातीन के लिए लाइब्रेरी बनवाई थी, कोई फंड नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, कोई पैसे हमें नहीं मिल रहा है। और ना यूसी काउंसलर जो हैं या यूसी काउंसलर इंचार्ज है, उनको दिया जा रहा है। आप यकीन करेंगे, मैं आपको आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ, मेरे साथ औरंगी चलें 1980 में, जिसको आपने एशिया की बड़ी कच्ची आबादी कहा था, मैं उन इलाकों में गया हूँ जहाँ 30 साल से आज तक सड़क नहीं बनी। 30 साल गुजर गए जहाँ पे लोग आबाद हैं। खैराबाद के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं पहुँचा 30 साल। आप 18 साल के अंदर ये हुकूमत जिसके पास है, वो 18 साल के अंदर वहाँ पानी ना पहुँचा सकी, सीवरेज ना पहुँचा सकी, सड़क नहीं पहुँचा सकी, और वो कराची का हिस्सा है। मैं गुलिस्तान जौहर में रहती हूँ, यूनिवर्सिटी रोड पे। मेरे लिए देखिए पेट्रोल पे कीमतें कितनी बढ़ गई हैं ना, सारे कर्ज बंद कर दिए हैं। मैं 4-4 5-5 मील लंबा राइट और लेफ़्ट सफ़र करके यहाँ आती हूँ, ठीक है। और साथ साथ देखिए, अब तो उन्होंने ना एट अ टाइम जो है ना वो नाले का भी करना शुरू कर दिया, जो हमारे सर्विस रोड से आमद रफ्त थी ना उसको भी बंद कर दिया। मैं पीछे कच्चे रास्ते से अपने घर पहुँचती हूँ, तो आप सोचिए मैं घंटों में जाके अपने घर पहुँचती हूँ। पेट्रोल पे पैसे भी बढ़ रहे हैं, और पेट्रोल पे मैं कहीं ज़्यादा पैसे खर्च कर रही हूँ। वही जब मैं 5,000 का डलवाती तो मुझे 10,000 का पेट्रोल डलवाना पड़ता है। अच्छा, एक तो सितम ज़रीफ़ी हमारे साथ ये हो गई, पेट्रोल महंगा है, और उसके बाद कराची के डेवलपमेंट के नाम पे जो काम है, और फिर जो सड़कों का रश है, चाहे वो वजह कोई भी हो, लोग कहते हैं कि धरनों और उनकी वजह से भी लोग परेशान हो जाते हैं बाज़ औक़ात। मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया की खबरें, बुरा नहीं मानिएगा इस बात को। हम बिल्कुल भी नहीं बुरा मान रहे। तो लोगों की जेब का खर्च का लिहाज इस वक्त कोई कर ही नहीं रहा है। उस वक्त जो बजट है, आप खुद बताइए कि घर का बजट चलाना कितना मुश्किल है। मैं आपको बताऊँ, मैं जॉब भी करती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। एक स्कूल टीचर जिसकी 25-30 हज़ार तनख्वाह हो, सोचें। और अब जो हम 300 रुपये रिक्शा करके रोज़ जाते और 300 आते थे ना रिक्शा करके, अब रिक्शे वाला 500 मांगता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब 500 के हिसाब से 25 दिन का आप लगा लीजिए, 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये जब मैं रोज़ पेट्रोल पे खर्च कर रही हूँ, रिक्शे वाले को दे रही हूँ, तनख्वाह क्या मिल रही है? मेरा क्या बच रहा है? मुझे क्या फ़ायदा सुबह 7 बजे घर से निकल के फिर घर वापस आती हूँ, थकी आ रही हूँ, घर संभालती हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हल आपको लगता है सिर्फ ये कीमतें कम करने, महंगाई कम करने से कुछ हो जाएगा? फर्क तो पड़ेगा ना, लेकिन असल में तो मैं बात करती हूँ निज़ाम की तब्दीली। जब तक निज़ाम तब्दीली ना होगा, ये जो हमारे 47 फॉर्म पे हम पर लोग जो मुसल्लत हुए हैं, इनसे हम निजात नहीं हासिल। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि निज़ाम बदलना है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं इसी निज़ाम में रहते हुए इसको मजबूत करना है। हमने नहीं करना, हमने बिल्कुल भी हमारी बातें
हम तो ये कहते हैं जब तक आपका ये जागीरदारों वडेरों का निजाम नहीं मैं भी यही कहता हूँ, इनसे जान छुड़वानी है जी हमें। जी इंशाल्लाह। तो फिर नया सूबा ले लें। नए सूबे देखिए मेरी एक बात सुने, एक मेरी बात सुने, आप सूबे 18 क्या 32 बना लें, यही लोग सर पे मुसल्लत क्यों रहेंगे, कोई होंगे? आप तब्दीली लोग होगी? को इतना एतमाद क्यों नहीं है कि जब सूबे बनेंगे बाइख्तियार होगी आवाम, आप हो सकता है आप हमारी सीएम हो, बात तो हो सकता है मरियम नवाज की तरह आप हमारी सीएम हो आप देखिए, कराची शहर अच्छा, की, एक तो और- हमारे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए ना, आप ये देखिए आज मैं एमपी होती, अगर ये देखिए आप ये लफ्ज होती नहीं, अभी कराची नहीं, सूबा बन जाए तो आप बोले मैं एमपी नहीं, हूँ, मैं यहाँ की नाजमा तो हूँ। आप क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी कहीं चली जाएगी? वो अपनी चालें नहीं चलेगी। जब पीपल्स पार्टी आपके सामने, आप आए ना सोचिए वोटों से। 9.5 लाख जिसने वोट लिए हैं उसको पीछे करके मेयर पीपल्स पार्टी का बन बैठा है, तो आप मुझे ठीक। बताइए, कार्ड्स तो देखिए ना, पूरे पूरे यानी 70,000 वोट उन्होंने कहाँ से इजाफा कर लिया। चले ठीक है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मजीद जरा खवातीन से बात। वेलकम बैक नाज़रीन। बात यह है कि एक बार फिर जैसे कि प्रोग्राम में हम आए हैं, जमात इस्लामी का धरना जो पूरे मुल्क में जारी है, इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर हम मौजूद हैं, जैसा आप प्रोग्राम में देख रहे हैं। कराची के जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है तौफीकुद्दीन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए तौफीक भाई। सवाल ये है सर, सबसे यही पूछता फिर रहा हूँ, 2 दिन पहले आना हुआ तो उस दिन तोहफ़ा मिला 4 रुपये का, 5 रुपये का, उसके बाद फिर रात को तोहफ़ा मिला एक और, कुल मिला के 9 रुपये पेट्रोल पे और 12 रुपये डीज़ल पे आपके धरने के बाद भी बढ़ गए। तो फिर अब किस तरीके से इन हुक्मरानों को समझाने की कोशिश की जाए, जबकि एक अवामी तहरीक लगी हुई है और धरना हुआ हुआ, उसके बावजूद जो है हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। सर ये तो हुकूमत की ढिठाई है, और आप उनकी इस अमल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ढीठ किस्म की जो है वो हुकूमत है ये। और एक जुल्म पहले ही इस कौम के ऊपर आपने लेवी टैक्स के नाम पर, जिसको हम भत्ता और जग्गा टैक्स कह रहे हैं, लगा रखा है। आप मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर जो है वो इजाफा कर रहे हैं। जमात इस्लामी पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त इन जाबिर और जालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ हक बुलंद कर रही है। हम जितने सूबाई हेड क्वार्टर्स हैं, उस वक्त सूबाई हेड क्वार्टर्स के गवर्नर और सूबाई जो है इदारों के बाहर जो बिल्कुल है ऐसे ही वो बैठे हुए हैं। और तीसरा दिन हो गया है, तीसरा चौथा रोज़ शुरू हो गया, चौथा रोज़ शुरू हो चौथा रोज़ शुरू हो गया है। और हम इस मुतालबे के साथ हैं कि ये जग्गा टैक्स है, इसको वापस लिया जाए, ये जुल्म है। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान के बिल्कुल बराबर मुल्क है, जो हमारा दुश्मन मुल्क है भारत, कितना टैक्स होगा पेट्रोल के ऊपर? सर मजे 11 की बात रुपए 90 पैसे। सर, वो लोग भी डेली बेसिस के ऊपर उनके यहाँ रद्दो बदल होता है, लेकिन पिछले 6 माह से उनके यहाँ पैसे नहीं बदले। नहीं हुआ। एक साथ आज़ाद होने वाला मुल्क 11 रुपए 90 पैसे भारत के अंदर जो है वो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लिया जाता है। अगर मैं उसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये पाकिस्तानी रुपीस में 35 पैसे बचते हैं। अफगानिस्तान में कितना है? अफगानिस्तान में तो ऑलमोस्ट सिफर है। बांग्लादेश में कितना है? तो आप खुदारा होश के नाखून लें और वो हालात पैदा ना करें कि ये हमारी तहरीक, आपकी हुकूमत हटाओ तहरीक के अंदर तब्दील हो जाए। इस वक्त हम आपसे पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में कमी की बात कर रहे हैं। आप इस मुतालबे को मान लें। अगर इस मुतालबे को आपने नहीं माना, जितनी ताख़ीर करेंगे उतना नुकसान हुकूमत को होगा इंशाल्लाह। तो सर मुझे ये बताएं ना, अब ये उनको इस पर नहीं समझ आए, वो ये इस तरह के, आपने आज से 1 हफ़्ता कबल सुना होगा कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की, उसके अंदर भी ये था कि लेवी और रोज़ाना की बुनियाद पे इसको जो है वो जो रद्दो बदल हो रही है कीमतों को, वो उसको नहा किया जाए। 10 दिन बाद उन्होंने भी घुटने टेक दिए। साथ ही हमने सुना कि जितने पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, मालकान हैं, उन्होंने हड़ताल की धमकी दी कि हफ्ते से हम पेट्रोल की तरसील बंद कर देंगे, पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। वजह कि पेट्रोल की रोज़ाना की कीमतों के ऊपर जो रद्दो बदल है उसको ना किया जाए, उसको 15 रोज़ या महीनावार किया जाए। अब वो नहीं मान रहे, वो लोगों को उनके चीज़ों पे फैसिलेट करके एडजस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग भी यही होगा कि कुछ दिन बाद एडजस्ट हो जाएंगे, बात वहीं की वहीं रह जाएगी और कौम, आवाम ना उसके पास बेसिक जो ज़रूरियात हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और अब एक नया शोशा जो है वो पेट्रोल का बम जिसको हम कह रहे हैं, सही मायनों में रोज़ रात 12 बजे गिरता है। देखें, बाकी लोगों को तो मैं नहीं कह सकता, और सही कहते हैं कि घुटने टेक दिए, लेकिन इस बार जो ना इनका सामना जो है वो जमात इस्लामी से है और पाकिस्तानी अवाम से है। तो मेरा ख्याल है इस बार घुटना टेकने की जो बारी है वो हुकूमत की है।
वो घुटने टेकेगी और इंशाल्लाह ये जमात इस्लामी और पाकिस्तान की आवाम उनको मजबूर करेगी कि वो इस जालिमाना टैक्स को वापस ले। मैं इस मौके पर शहर कराची समेत पूरे मुल्क की आवाम से मुतालबा करता हूँ कि वो अपने घरों से निकलें, जमात इस्लामी के इस धरने में शामिल हो, जो किसी रंग का नहीं है, जो किसी नस्ल का नहीं है, जो किसी कौम का नहीं है। ये पाकिस्तानी कौम का धरना है जो अपने हक के लिए, हुसूल के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप इन धरनों में शरीक हों, बड़ी तादाद में आवाम निकलेगी, जितनी ज़्यादा आवाम निकलेगी उतनी जल्दी इंशाल्लाह ये मुतालबा तस्लीम हो जाएंगे। और बहरहाल हम तो निकले हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द रोज़ाना की बुनियाद पे एक दिन छोड़ के एक दिन खवातीन भी आ रही हैं। जी बिल्कुल, खवातीन भी आ रही हैं, यहाँ तलबा भी आ रहे हैं, वकला भी आ रहे हैं, ताजर बरादरी भी आ रही है, पूरा हर तबका ज़िंदगी यहाँ पर आ रहा है और इंशाल्लाह हर आने वाले दिन में तादाद के अंदर इजाफा हो रहा है। आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा देर तक ये हुकूमत टिक नहीं सकेगी हमारे इन मुतालबात के आगे और इंशाल्लाह घुटना टेकेगी ये हुकूमत इंशाल्लाह। तो 225 रुपये की जो आपकी डिमांड है आपको लगता है पूरी हो सकेगी? बिल्कुल जायज़ डिमांड है हमारी, पूरी होनी चाहिए डिमांड। या तो आप ये बताएं कि जी जमात इस्लामी इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ देते हैं ना आपको। बिल्कुल आप नहीं, आप इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम भी तो होती हैं, तो क्या आप कम कर देते हैं? आप मुझे बताइए, ये जो बरतानिया है और ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने तो अभी जब जंग शुरू हुई है 11 अप्रैल से लेकर अभी 6 सितंबर तक, आने वाले 6 सितंबर तक इन्होंने टैक्स ज़ीरो कर दिए हैं। तो आपने इन दिनों टैक्स बढ़ा दिए हैं, आपने इन दिनों जुल्म और अवाम के ऊपर जो है वो पेट्रोल के नाम पर जो है वो लोगों के ऊपर जुल्म किया। तो हमारा मुताला बुनियादी है यही कि आप इस जालिमाना टैक्स को ख़त्म करें, फिर पेट्रोल की कीमत ऑटोमेटिकली 225 रुपये पे आएगी और ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है और इस मुतालबे कायम है। सर जायज़ तो आपको लग रहा है ना, हुकूमत को नाजायज़ लग रहा है। आप लगा कर नाजायज़, वो आप कह रहे हैं कि आवाम को लग रहा है कि ये उसके साथ नाजायज़ हो रहा है, लेकिन हुकूमत तो जायज़ समझ रही है, वो अपना हक समझ रही है। हुकूमत तो हर जुल्म को जायज़ समझती है ना। तो जो सर 1 खरब रुपए उसने इस दफ़ा लेवी के मद में जमा करने हैं, एक नहीं बल्कि 1 खरब 64 अरब रुपए का उसका ये हदफ बजट में रखा गया है, जो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ 6 बिलियन डॉलर बनते हैं आज के हिसाब से। जो हम कशकोल लिए IMF के पास जा रहे हैं, वो तो विंडो मिल गई हुकूमत को कि आवाम की जेब से पैसा निकालो। 6 अरब जो डॉलर है वो तो आवाम की जेब से लेवी के मद में निकल आएंगे। यही तो बात कर रहे हैं हम भी, हमारा मुतालबा यही तो है कि भाई ये जो बोझ है वो तो बजट में पास कर चुके, उन्होंने करना है ये। बजट भले से पास करता है, बजट वापस होगा। भाई ये जुल्म, ये जबर, ये नाइंसाफ़ी आवाम की बर्दाश्त करें। आपके तलल्ले वसी रहें, आप अपने हेलीकॉप्टर ख़रीदें, आप अपने लिए महंगी तरीन गाड़ियाँ ख़रीदें, आप अपने लिए फ्री पेट्रोल लें, आप अपने लिए फ्री बिजली लें। पिछले 1 साल के अंदर 380 अरब रुपये की क्या पेट्रोल जो है वो इन अशराफियों को जो है वो फ्री के अंदर जो है फराम किया गया। 280 अरब रुपए की मुफ्त बिजली इनको फराम की गई। क्यों? ये एक गरीब मुल्क जिसके पास वसाइल नहीं है, जिसके पास जो है वो मुल्क चलाने के लिए जो है वो इख्तियारात और वसाइल की तंगी है। आपके हुक्मरान जो है वो इतनी अय्याशी के अंदर जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गरीब मुल्क के अवाम जो है वो अय्याशी के अंदर मुब्तला है। यह हमारा मुतालबा है कि आप अपनी अय्याशियों को कम करें, इस टैक्स को ख़त्म करें और इस पेट्रोल की कीमत में खातिर खा रकम की कमी की जाए, ताकि इसके नतीजे में महंगाई और बेरोज़गारी के अंदर जो है वो कमी हो। ठीक हो गया। अब मुझे आपको एक बात बताएं, आप लोगों का पुराना था नारा कि ये निज़ाम नहीं चल सकता, निज़ाम बदला जाएगा। अब ये बातें आनी शुरू हुई हैं, क्या वो निज़ाम जो इस वक्त वफाक में बातें की जा रही हैं या एक फेडरल मिनिस्टर की जानिब से ये बात की जा रही है, मोहसिन नकवी साहब ने तो वाज़े तौर पे कह दिया ये निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता, अब हमें सूबे की तरफ जाना पड़ेगा। एज अ जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी कराची के होने के, आप क्या समझते हैं कि कराची को एक बार फिर वफाक की इकाई में शामिल कर देना चाहिए या कोई इंतज़ामी यूनिट बनाने चाहिए या सिंध 1 सिंध 2 कर देना चाहिए? क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध को कहती है सिंध ना देसू, मरसू सिंध ना देसू। आपका क्या मौक़िफ़ होगा जमात का? अब सूबे बनाने का तरीक़ाकार जो है ना आइन और कानून के अंदर बड़ा वाज़ा है। आप अभी इस वक्त 4 सूबे हैं, आप 10 सूबे बना लें उस आइन और कानून के मुताबिक और सिस्टम यही रहे तो अभी 4 सूबों के अंदर बदअमनी है, 4 सूबों के अंदर हालात ख़राब हैं, 4 सूबों के अंदर जो है वो बेरोज़गारी और महंगाई है। तो वजह वही है ना सर, मैं कह रहा हूँ वजह वो है ना, वो 10 सूबों के अंदर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? मुख्तियारी आ जाएगी। नहीं, इसलिए कि सिस्टम आपने वही रखा हुआ है। आपको सिस्टम तो सिस्टम यही होगा ना कि आप जमात इस्लामी, मुझे बताए सिंध के अंदर जमात इस्लामी CM ला सकती है? नहीं ला सकती इन अदाद-ओ-शुमार के साथ जिस तरीके से मरदमशुमारी हुई है इस वक्त सिंध की। नहीं, सिंध के अवाम भी तो पिछे हुए हैं, सिंध के अवाम हारी किसान मजदूर वो भी तो पिछे हुए हैं। ऐसा लाना पड़ेगा जो CM बन सकता है। आप वहाँ पर लोगों को बाइख्तियार तरीके से, आज़ादाना तरीके से वोट डालने का मौका फराम करें। इंशाल्लाह वहाँ के लोग भी जमात इस्लामी को वोट डालेंगे जैसे शहर कराची के अंदर डाला है। आप कहते हैं कि कराची को निकाल के वफाक के अंदर, मैं आपसे मुराद ये है कि आप जो सवाल कर रहे हैं कि कराची के बारे में कहते हैं जी इसको सिंध से निकाल के वफाक में दिया जाए तो मसला हल हो जाएगा। इससे कोई मसला हल नहीं होगा। कराची का हल बाइख्तियार शहरी हुकूमत है। कराची को उसके वसाइल
वसाइल दिए जाएँ, कराची की हुकूमतों को, जिसको हम शहरी हुकूमत कहते हैं, उसको तो फिर बाख्तियार आप बनाया जाए। इन्हीं इंशाल्लाह मसाइल हल हुक्मरानों होंगे। के नीचे चाहते हैं कि इन्हीं हुक्मरान जिनको आप इस वक्त कह रहे हैं कि ये सिस्टम नहीं चला सकते, ये सिस्टम कोलैप्स हो गया, इनके नीचे बाइख्तियार हुकूमत मांग रहे हैं। बाख्तियार होगी तो उसके नीचे नहीं होगी, बाख्तियार कैसे इनके नहीं नीचे होगी? होगी। बाख्तियार जिस शहर के मेयर के पास एक वसाइल का जो शहर पूरे मुल्क को 67% रेवेन्यू देता है, जो सूबे को 96% रेवेन्यू देता है, वो बाख्तियार होगा, उसके पास वसाइल होंगे। पुलिस उसके अंडर में दी जाए, वाटर सर्विस बोर्ड उसके अंडर में दी जाए, के इलेक्ट्रिक उसके अंडर में दिया जाए, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंडर में, एक एक चीज़ उसके इख्तियार में हो। बाख्तियार शहरी हुकूमत अगर होगी तो फिर ये इनका इख्तियार नहीं होगा। अच्छा, ये इख्तिलाफ क्या सिर्फ इसलिए कि इसके पीछे कराची के ऊपर, क्योंकि MQM पाकिस्तान जो है वो इसका नारा लगाती है कि सिंध को जो है या कराची को उसको खुद मुख्तार करें, तो क्या है कि एक सियासी वजह के तौर पे आप लोग, क्योंकि आप लोगों का इख्तलाफ है सियासी तौर पे, आप कराची शहर के ऊपर सियासत करते हैं, सिर्फ वजह वो है या वजह सियासी है, या वजह आप समझते हैं कि नहीं जी ये जो तरीका कार होगा ये सही नहीं होगा? देखिए, हमारी सियासत कराची तक महदूद नहीं है। हम नहीं, मैं जो इख्तलाफ कह रहा हूँ सूबे के लिहाज से, हम पूरे मुल्क की सियासत करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हमारा मुतालबा ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है। हम कहते हैं पूरे मुल्क के जो शहरी, जो बड़े शहर हैं, वो बाख्तियार, इनको मेगा सिटी का दर्जा दिया जाए। बाख्तियार शहरी हुकूमतें इनको फराहम, वो पेशावर भी है, उसके अंदर सक्खर भी है, उसमें हैदराबाद भी है, उसमें कराची भी है, उसमें लाहौर भी है, उसमें पिंडी भी है, फैसलाबाद भी है, सारे शहर हैं। इनको बाख्तियार शहरी हुकूमत दिए जाए। मुकामी लोग वहाँ के मसाइल को बेहतर अंदाज में जानते भी हैं और उसका हल भी तलाश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक लीजिए जी। आए हुए हैं जमात इस्लामी का ख़वातीन एक बार फिर बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। ज़रा ख़वातीन से एक बार फिर बात करेंगे कि ज़रा जहाँ हम जब पहले ख़वातीन आई थी तो जब हमने बात की थी उस रात को ही 5 रुपये का रद्दोबदल था, और उसके बाद अब पेट्रोल में 9 रुपये और डीज़ल में 12 रुपये बढ़ चुके हैं। ये ख़वातीन भी बड़ी तादाद में यहाँ आती हैं। आखिरकार ये वजह क्या है कि हुक्मरान जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि लेवी की मद में जो पैसे लिए जा रहे हैं उसको कम किया जाए। इन्हीं से जान लेते हैं कि फिर आखिर अगर ये नहीं मानते तो हुकूमत के पास फिर क्या अल्टरनेटिव बचता है कि वो अपने अमूर चलाने के लिए फिर कहाँ से टैक्स कलेक्शन वैसा नहीं है, पैसे तो फिर आम आदमी की जेब से इनडायरेक्टली निकाले जाएंगे और वो हुकूमत कर रही है। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मज़ीद बात। वेलकम बैक नाज़रीन। अब क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन की एक बड़ी तादाद में बैनर पढ़े देता हूँ, क्योंकि ये उठाए हुए हैं तो यकीनन आप लोगों को ही बताने के लिए। हाउ विल वी गो टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। नीचे आ जाता है पेट्रोल में इजाफा, सिर्फ पंप तक नहीं रहता, ये किरायों सौदे यहाँ तक के सब्ज़ी के ठेलों तक आता है। इस मिजाज पर हर घर चलाने वाली खातून रोज़ लड़ रही है, आखिर कब तक। We as residents of Karachi, we are here to protest against all justice present government is imposed on us. Gen Z's demand scrap the fuel levy. जनाब, बात वही है कि जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सूबाई दालो खिलाफे हैं उनके अंदर जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। और ख़वातीन का एक बार फिर हम जब आए हैं दोबारा से, आज के दिन जो है वो ख़वातीन का ही दिन मिला हमें दोबारा। और इनसे हम ज़रा पूछ लेते हैं कि ये जैसे इन्होंने लिखा कि ख़वातीन जो है महंगाई की वजह से, क्योंकि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो तमाम चीज़ों की कीमत बढ़ती है, जैसे इनका लिखा हुआ है इनके बैनर पे, तो कितना ही मुश्किल हो गया इस वक्त घरेलू अमूर चलाना। पहले तो ये बता दीजिए। घरेलू अमूर चलाना बेशक इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप देखिए जो हम एक बजट करते हैं और हम सबको मालूम है कि हम तनख्वाहें तो बढ़ती नहीं हैं, जब सोर्स ऑफ इनकम सेम रहता है और अमाउंट ऑफ बजट हमारे पास वही होता है, तो फिर इस इन्फ्लेशन को हम कैसे चेक में रखें ना। अब जैसे आपने पोस्टर में खुद ही पढ़ा ना कि पेट्रोल पंप तक नहीं रहती है, ये सिर्फ एक समझते हैं हुकूमत के 3 रुपये 4 रुपये बढ़ा दिया उन्होंने, तो 4 रुपये ही तो बढ़ाए, लेकिन ये 4 रुपये सिर्फ पेट्रोल के 1 लीटर पे बढ़ता है। हम जब पहले पेट्रोल डलवाने जाते थे हम कहते थे हमें टंकी फुल कर दो, अब हम एक हफ्ते में 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं पेट्रोल पंप की लाइनों में खड़े होने के लिए, क्योंकि हम एक दफ़ा में पेट्रोल डलवा ही नहीं सकते पूरा। फिर उसके बाद ये जब पेट्रोल महंगा और होगा, रोज रात को हम ये सोचते हैं कि आज तो शायद कम होगा, हाँ, शायद कम होगा। हर रोज उम्मीद टूटती है, हर रोज उम्मीद बढ़ती है, हर रोज उम्मीद टूटती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर देखिए फिर वही बात आ जाती है कि पेट्रोल के बाद उससे रिलेटेड हर चीज़ बढ़ती है। ये सिर्फ पेट्रोल ही में नहीं रहता ना, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट पे आता है। ठीक,
अब कोई भी ला रहा है, सब्जी वाला कहेगा कि जी मैं सब्जी मंडी से लेकर आ रहा हूँ तो मेरा तो खर्चा बढ़ रहा है क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, मेरा ट्रांसपोर्ट बढ़ रही है, मैं बढ़ाऊँ। आप लोग का एहतजाज भी रंग नहीं ला रहा, 9 रुपए आपने बढ़वा दिया और 12 रुपए भी बढ़ गए आपके एहतजाज के बाद पेट्रोल और डीजल पे। देखिए वो तो जी मैं बताऊं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि बढ़ गया या कम हो गया, हम जमात इस्लामी वाले ही हैं जो अवेयरनेस लेकर आते हैं आवाम के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही कि है। लोगों को आईपीपीज का पता नहीं था, हाफिज साहब ने आवाज़ उठाई आईपीपीज का, तो हमें अवेयरनेस आई कि जी आईपीपीज हैं कौन। इसी तरीके से लेवी, पेट्रोलियम लेवी, कब सुना था हमने ये लफ्ज़, नहीं आता था जहन में, नहीं आम आवाम को नहीं मालूम था ये क्या हो रहा है, ये 125 रुपये जो है ये क्या भत्ता लिया जा रहा है हमसे। ये अवेयरनेस हम लेकर आते हैं, हमेशा जमात इस्लामी लेकर आती है। बात सिर्फ ये नहीं है कि रंग नहीं ला रहा, हमारा काम है कोशिश करना, अवेयरनेस पैदा करना। इस वक्त हर बंदा इस बोझ तले दबा हुआ है। अब आप खुद बताएं, एक नौजवान जिसका काम है नौकरी करना, स्टडी कंप्लीट करना, वो सुबह से शाम तक इन टूटी फूटी सड़कों पे ट्रैफिक में फंसते हुए घर पहुंचेगा, फिर वो रात में आके हमारे धरनों में बैठेगा। हम अपने नौजवान की आवाज़ है, उसका यहाँ तक पहुँचना भले ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि जमात इस्लामी एक भरपूर आप आवाज़ में के से तौर कोई पे जॉब उभर रही करता है। है? जी बिल्कुल। आप लोग जॉब करते हैं? अच्छा, ये पिछले गुज़िश्ता दिनों के अंदर साल 2 साल के अंदर आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ? आप हंस रही है। हुआ हुआ प्राइवेट सेक्टर में ही है ज़्यादातर, आप लोग प्राइवेट सेक्टर में। हमारी तो नहीं बढ़ी, मेरी तो नहीं बढ़ी। बल्कि जो दे रहे हैं उसमें भी रोना होता है, बाज़ दफ़ा 2-3 महीने जो है वो रोक ली जाती है कि जी अभी क्या कहते हैं उसको, वो मंदा चल रहा है धंधा। तो बजट देखिए, बजट फिर क्या, यकीनन आप घर में बजट आउट हो रहा होगा तो आपने सोचा कि काम साथ करना चाहिए जी एग्जैक्टली। अपने घर वालों को सपोर्ट इस करने वक्त के लिए। मेजॉरिटी ख्वातीन जो है वो हमारे माशरे में, अगर आप देखें पाकिस्तानी ख्वातीन पहले नहीं इतनी जॉब की तरफ जाती थी, हमारे बिल्कुल यहाँ ऐसे नहीं था ही। इतना रुझान, लेकिन एक अब आदमी बढ़ रहा कमाता है। था 10 खा लेते थे। अब बढ़ रहा है, अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब हम लोग वेस्ट को कहते थे कि वहाँ पे हर एक शख्स को काम करना पड़ता है तो घर चलता है, लेकिन इस वक्त आपको पता है जो अच्छे भले घरों के बच्चे जो मुतवसत तबके के होते थे, जो सिर्फ पढ़ाई करते थे ना, वो बच्चे भी अब साइड में कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे ऐसे अपने ही। घर में कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिकॉज दे फील बैड के इस महंगाई में हम अब्बा से और कोई चीज़ मांगे। और फिर ये जो जान भी नहीं छोड़ रहे, जो फ्रीलांसिंग कर उनके रहे हैं, उनका भी है। अच्छा, आप एक मिनट में ज़रा, आप पढ़ रही हैं अभी? अच्छा, मुझे ये बताएं कितनी पॉकेट मनी बढ़ी जब से ये महंगाई बढ़ी? कुछ बढ़ी या वो इसी पॉकेट मनी में गुजारा हो रहा है? नहीं उतनी है, बट लाइक उसमें ही हो जाता है, लेकिन जाता है? मुश्किल से होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि कम्यूट इतना महंगा हो गया है। आप बाय बस खुद जाती हैं या आपको पब्लिक बस से? कितनी मुश्किल है आपकी ज़िंदगी, सुबह यूनिवर्सिटी जाना या कॉलेज जाना और उसके बाद वापस घर आना, जो पहले कराची शहर में जैसे चलना था, तो कितना मुश्किल और दौरानिया कितना बढ़ गया आपको? वैसे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा हो गया, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास बसेस इतनी कम है, तो हम वैसे ही धक्के खा रहे होते हैं इतनी टूटी फूटी सड़कों पे, और ऊपर से हम और पैसे भरते जा रहे हैं। और समटाइम्स अगर लेट हो जाते हैं तो आई हैव टू बुक इन ड्राइव, तो उसके भी इतने ज़्यादा प्राइसेस हो ड्राइव गए हैं। ये आज के दौर में एग्जैक्टली। अच्छा, अच्छी पॉकेट मनी मिलती है सर, आप एक हेल्दी पॉकेट मनी लेके घर से निकलती। कोई निज़ाम नहीं है, अकेली बच्चियां जब ट्रैवल करती हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है, ना चाहते हुए भी माँ बाप को अपनी जेब काटते हुए बच्चों को पैसा देना पड़ता है ताकि वो बच्चियाँ सेफली घर आ सकें। कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है कि बच्चियाँ कैसे बाहर जाएं, तो ना चाहते हुए भी ये कदम उठाना पड़ता है। हम तो हर तरफ से पिस रहे हैं। बजट के ऊपर बोझ बनती है ना, और मजीद जब आपको ये चीज़ों को कवर करना पड़ता है। और जब आप ये कह रहे थे ना कि फ़र्क कोई नहीं पड़ता, देखिए बात क्या होती है, हाँ, आप लोगों के एहतजाज का कोई ये फर्क जो- नहीं पड़ रहा, ये मैं कह रहा था। ये जो भी धरना, एहतजाज, आवाज़ उठाना ना, ये जिंदा कौमों की निशानियां हैं। ये जो हुकूमत ये होती है ना, जब सही ये है बात, प्रेशर हाँ। डाल रही होती है, अपनी बात करती, मैं भी ये कहता हूँ कि बात करती रहना चाहिए। मेरी बच्ची यहाँ पर आ नहीं सकी, सही है, लेकिन उसने मुझे मैसेज ज़रूर दिया आज ना कि पहले एक वक्त है कि वो घरों में रहते थे बच्चे और वो अपने वालिदैन के ऊपर देखते अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ये कोर्स वो पढ़ रहे हैं। अब तो एक इदारे की फ़ीस अदा करना उनके लिए, मतलब जब वालिदैन में बात होती है तो बच्चियाँ हसास हैं, वो उनकी तरफ देखती हैं, वो कहती हैं कि हम जब फिर हम आए मैदान में तो आप समझे कारकर्दगी उनकी 50% से भी लो होते होते अब इस वक्त क्या हो गई, हर बच्चा बाहर जाने के लिए परेशान है कि मैं अपने वालिदैन को सपोर्ट करूं, अपने घर का सहारा बनूं, मतलब वो चीज़ जिससे मुल्क के मुस्तकबिल को एक बहुत ही बड़ी वो मिल सकती थी, आज वो उसके जहन में कौन सा सवाल है, तो इसका जवाब कौन देगा? यही रास्ता है जहाँ से गवर्नर साहब गुजरते हैं, जाते हैं, यहीं पे वो आए, आके देखें यहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनके घरों में क्या बीत रही है। बल्कि जो यहाँ पर ख़वातीन है, मैं कहूँगी उनके पीछे जिन लोगों ने भेजा है, जो हम घरों में अपनी जगहों पे बातें सुनते हैं, उनके दिलों में कौन से सवाल आते हैं, उनकी आंखों में
कौन से आंसू हैं, उसको पहुंचने का हकदार कौन है? ठीक। ये सिर्फ अच्छा, सवाल मुझे है। एक बात बताइए, आप लोग वाहिद जमात हैं जिसका लेडीज़ विंग सबसे मजबूत है, मैं ऐसा समझता हूँ, बहुत मजबूत लेडीज़ विंग हैं आप लोग। आप लोग जब घरों में जाते हैं या घरेलू ख़वातीन जो सियासत से नहीं रखती, जो सिर्फ एक रोज़ाना अपना किचन का उनकी हेडेक होती है कि खाना पकाना है, बच्चों ने आना है, उनको स्कूल भेजना है, खातून खाना है बनी हुई और वो सिर्फ घर का काम कर रही हैं, उन तक जब आप लोग अपना कोई सियासी मैसेज लेके जाते हैं तो वो अपने हालात क्या बताएंगे? इस वक्त आवाम की, ख़वातीन की पल्स क्या है वो बताइए। हर घर ब्रेकिंग न्यूज़ वाली कहानी पेश कर रहा होता है। जो हालात हैं, जो उनके टारगेट्स थे कि बच्चों को पढ़ाना है, घर को यहाँ तक पहुँचाना है, वो सब अपने वो नातमाम आरजुओं के साथ जो है वो बैठे हुए हैं। जो उनके दिल पर बीत रही है, जब हम उनसे बात करते हैं, आप यकीन करिए 100% उनकी चीज़ें, उनका मौक़िफ़ हमारे साथ होता है। उनके हाथ हमारे लिए दुआओं के लिए उठते हैं। ठीक है, हर कोई यहाँ पर अगर आ गया तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या होगा। फिर हर कोई तो नहीं आ सकता। आप अंदाज़ा कीजिए कि आज अगर यहाँ पे एक गिरोह यहाँ पे एक प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसके पीछे मौक़िफ़ क्या, और हमें आने पे मजबूर किस लिए किया गया, ये मतलब ये सबसे अहम सवाल है। तो ये जो फिर ये निज़ाम कैसे बदले? मैं बार बार सबसे एक सवाल कर रहा हूँ कि अब एक हवा चली है कि निज़ाम बदलो, ये जो सिस्टम है कोलैप्स हो गया। सबसे पहले आप ही की जमात से आवाज़ आई थी कि निज़ाम बदलने के बैनर्स भी हमने देखे थे, तो ये सवाल है ना, सवाल नहीं है, ये तो अब ये हो गया है। ये तो अवाम के दिल की आवाज़ है जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना। आप ये सोचिए, मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, मैं इन कैमरामैन से पूछती हूँ, लोगों से, कि ये इनका मौक़िफ़ वो नहीं है कि जो हमारा ये जो एक यहाँ पर बात कही जा रही है कि इनके घरों में सब अच्छा है कि चीज़ें चल रही हैं? मतलब आप जवाब दें ना ये मैं वाली। तो सोचता हूँ मेरा कोई इंटरव्यू कर ले तो फिर मैं अपने दिल के छाले किसके सामने फाड़ूं। मैं तो ये सोचता हूँ, मैं तो आवाम की बात कर रहा हूँ, आवाम की आवाज़ बन रहे हैं हम लोग। कोशिश जी, दुनिया में क्या हो रहा है, हर तरफ जो है वो जेंजीज, चाहे वो आप देखें ना, इंडिया में भी खड़े हुए अभी, फिर उसके बाद वहाँ श्रीलंका में, और जो ममालिक में जहाँ पे इनकलाब आया है और चेंज आया है और निज़ाम जो है वो तब्दील हुआ है, वो निकलने के बगैर नहीं हुआ। वो जब तक सड़कों पे नहीं आए, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जब तक सड़कों पे नहीं निकले, वो नहीं उतार सके हसीना वाजिद को। तो ये हम इसीलिए निकले हैं यहाँ पे। और एक बात और क्लियर कर लें, यहाँ मौजूद 100% ख़वातीन जो हैं वो घरेलू हैं। हम घरेलू ही ख़वातीन हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि घरेलू ख़वातीन नहीं, जो हैं, आप लोग उनसे देखिए, पूछते नहीं, हैं। आप लोगों में और घरेलू ख़वातीन में वो फ़र्क है कि आप एक सियासी शऊर रखते हैं और सियासी जिम्मेदारी को अपना समझ के आप लोग इस तरह धरनों में मौजूद हैं, पाकिस्तान में हर खातून एक सियासी शऊर रखती है, उसको लेकिन awareness हिम्मत हो गई नहीं है। रखती ना आगे आने की। बिल्कुल, ये जो हम सियासी शऊर की बात करते हैं ना, ये सिर्फ सियासी शऊर नहीं है, ये दीनी शऊर है। क्योंकि हमारा दीन कहता है कि जुल्म के खिलाफ तुम खड़े नहीं होगे तो सबसे पहले तुमसे ही अल्लाह सवाल करेगा। तो इस बात को लोग समझना यही तो चाहिए इख्तिलाफ करते हैं कि आप लोग कि दीनी दीन जमात भी हैं और सियासी जमात भी दीन है और ना। सियासत अलग है ही नहीं। सियासत सबसे ये मौक़िफ़ तो बेहतरीन- सियासी है ना एक तरीके से, सबसे बेहतरीन नहीं है सियासी नहीं है। आप एक देखिए, दीन और सियासत आप लोग अच्छा मेरे साथ रहिएगा, या वक्त तो साथ ही रहिएगा, मेरा वक्त ब्रेक का हो गया। अब जरा सवाल जो है ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक लीजिए। आज ख़वातीन से ही ज़रा जो है बातचीत हो रही है और पेट्रोल लेवी के ऊपर जो ये एहतजाज है पूरे पाकिस्तान में, कराची में गवर्नर हाउस के बाहर एक बड़ी तादाद ख़वातीन की जमात इस्लामी के धरने में मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर मेरे साथ ज़बरदस्त ये वो घरेलू ख़वातीन हैं जो कह रही हैं कि हम घरेलू ख़वातीन हैं लेकिन ये अपनी ज़िम्मेदारी समझकर इस वक्त धरने में मौजूद हैं जो कि पेट्रोलियम लेवी के ख़िलाफ़ है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। अच्छा जी, ब्रेक से पहले बात हो गई थी कि आप लोग, मैंने कहा कि आप लोग जो है सियासी शऊर रखते हैं, आपने कहा नहीं जी, ये दीन हमें कहता है ऐसा। तो क्या कहिएगा कि ये दीन में रह के ही इस तरीके का क्या ये मूवमेंट करना, ये ख़वातीन का इस तरह निकलना, क्या ये दीन हमें देता है इजाज़त? बिल्कुल दीन देता है। और दीन जो है क्या सियासत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग तो सियासी हम तो जमात कह हैं, रहे आप हैं, लोगों हाँ, ने कहा कि बिल्कुल, नहीं। हाँ, दीनी भी जज्बा है, इन्होंने नहीं कहा कि सियासी नहीं है। अच्छा। दीनी जज्बा भी है, दोनों चीजें अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। और मेरा सवाल असल में ये है कि लोग, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या फ़ायदा। मैं उनसे पूछती हूँ इसके अलावा कोई रास्ता बता दें, सिविल वॉर शुरू कर दें, क्या करें। मतलब लोगों से मैं पूछती हूँ इसके अलावा क्या, एक पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है इसके अलावा, एक पुरअमन खातून क्या कर सकती है। मैं तो जिस औरत से मिलती हूँ, जिस बच्ची से मिलती हूँ, वो यही मुतालबा जो यहाँ लिख के नजर आ रहे हैं वो मुझसे इस पे बात कर रही होती है। ज़ाहिर है हर औरत निकल के तो घर से नहीं आ रही, लेकिन जिस दिन हर औरत निकल आएगी तो शायद उस दिन चेंज हो जाएगा। लेकिन बहरहाल आवाज़ उठाने आए, हमें प्लेटफॉर्म मिला है, सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल सही। प्लेटफॉर्म मिल गया है।
वरना तो भाई मैं इस बात का कायल हूँ, आवाज़ उठाती रहनी वरना चाहिए। सिविल वॉर होगी। हमने सबसे ज़्यादा जो इस वक्त आवाज़ उठाने का एक जो मिसाल देखी वो मीर के वालिदैन से देखे कि वो अकेले बोलते रहे कि मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की, उसका कत्ल किया गया, वो अकेले निकले थे। आज उनके साथ नौजवान रात को रोज़ाना खड़े होते, मैं वहाँ भी जाता हूँ उनके पास। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ यही है ना कि कि आवाज़ आप आवाज़ उठाते रहे, बिल्कुल। जवाब ही यही है जो आप कहते हैं ना कि इन धरनों और एहतजाज से क्या फ़ायदा होगा, वो यही है कि हम रुक नहीं सकते। देखिए धरने से मुझे इख्तिलाफ यूँ होता है, देखिए इस वक्त है मुश्किल माशी मामलात, कुव्वत ख़रीद कमर टूट गई है कराची में या पाकिस्तान में रहने वाले की। उसके लिए जब ये धरने होते हैं ना, तो जो शाम के औकात कार में जो 1 घंटा था वो 3 घंटे में बदल जाता है, मज़ीद हम पे बोझ पेट्रोल का ही बढ़ जाता है। सिर्फ मेरा धरनों से ये था, मैं उन बच्चों को भी कहता हूँ कि आप साइड में खड़े हो जाएं, एहतजाज करें। धरने दे के रास्ते बंद होने के बाद जो ट्रैफिक जैम है ना, वो अब तामिल नहीं है, हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते इन हालात में। मेरे ख्याल में आवाम से हमारी सिर्फ एक गुजारिश है कि जहां पेट्रोल की ये धरनों की वजह से रोडें रुकती हैं, आप लोग अपनी गाड़ियां बंद कीजिए और आप भी धरने का हिस्सा बन जाइए। ये मसला किसी जमात इस्लामी के अपने फर्द का थोड़ी है, तो पूरी आवाम का है मसला है। तो आप वहीं पे धरने का हिस्सा बन जाइए, आप भी अपना हिस्सा डालिए। जहाँ फंसे वहाँ पे बंद करें और वो धरने का हिस्सा साइड में बैठ जाइए, जहाँ धरना हो रहा है उधर आ जाइए। आप यहाँ से निकलने वाले मत जाइए। ज़्यादा परेशानियों को नज़रअंदाज करेंगे तो वहीं इज्तिमाई मसले हल होंगे। ठीक, आप कुछ कहना चाह रही थी, कुछ कहेंगी? नाअहल हुक्मरान नाकाम पाकिस्तान। नाकाम पाकिस्तान इस तरह है कि जो नाकाम पॉलिसी है, नाकाम पॉलिसी सही नहीं बनी, और जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो हुक्मरान अहल नहीं है। हुक्मरान इनको बनना भी नहीं चाहिए, इस वजह से कि पाकिस्तान बनाया बगैर जंग के एक वकील ने। और ये जो क्या अब आपके पास आ गया लेवी टैक्स रिजेक्ट बाय यूथ। चलें, बात कर रही हूँ मैं कि जो हुक्मरान हैं ये बने बैठे हैं, वो जो के क्या कहते हैं डिफेंस के बिहाफ पर जो है आए हैं ये लोग। और अब जो है मैं ये समझती हूँ कि अगर जुडिशरी जो है वो आ जाए इस मामले में और वो होल्ड संभाले, तो मैं ये समझती हूँ कि इंसाफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और उन्होंने सियासत भी की। तो अगर ये लोग बड़े से लेकर नीचे लेवल तक आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान चलेगा और इंसाफ पर मबनी चलेगा। ये बहुत शुक्रिया जनाब। मुनम जफ़र साहब भी आ गए। अब प्रोग्राम का आखिरी हिस्से में कुछ बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। मुनम जफ़र साहब से ज़रा बात कर लेते हैं और प्रोग्राम फिर अख्ताम की तरफ बढ़ेगा। मुनम साहब के पास चले जी। जैसे मैंने कहा कि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र साहब ने एक बार फिर हम बात करने आएंगे, क्योंकि चौथा रोज़ और 2 दफ़ा पैसे बढ़ गए। पेट्रोल में 9, डीजल में 12 रुपये। ये लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे धरने का ये तोहफा मिल गया हमें। देखिए, हमारा ये धरना पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स के खात्मे के लिए जारी है और ये आवाम का मसला है। ये मेरा ज़ाती मसला नहीं है, ना मेरी पार्टी का मसला है। बिल्कुल ऐसे आवाम का मसला है। आवाम के मसले के लिए हम बैठे हैं और 1 लीटर पेट्रोल पर 130 रुपये टैक्स जो है वो नौजवान भी दे रहा है, तालिब इल्म भी दे रहा है, फूड राइडर भी दे रहा है, मीडिया पर्सन भी दे रहा है, मजदूर भी दे रहा है, ये सब लोग दे रहे हैं। लेकिन खामोश रहना तो मसले का हल नहीं है ना। हम निकले हैं, हम बात कर रहे हैं, हम मैदान अमल के अंदर मौजूद हैं। आप पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ाइए, हमारा धरना भी बढ़ता रहेगा इसी तरह जो है वो। तो देखते हैं इंशाअल्लाह। ये होता है ना मुनम भाई के वो सुन नहीं रहे। वो आप देखें, उन्होंने भी हड़ताल करी, गुड ट्रांसपोर्टर्स ने 10वें रोज़ वो चले गए। पेट्रोल पंप मालिकान ने बोला कि हम रोज़ाना के जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं उसके ऊपर उन्होंने भी घुटने टेक लिए, उनकी भी कोई बात आपस में हो गई डील। वो बढ़ा दी तीसरे है। हाँ, उनका पेट्रोलियम डीलर्स के हड़ताल पर उन्होंने 1 रुपये 34 पैसे बढ़ा दिए हैं, उनका मार्जिन बढ़ा दिया है। लेकिन वो हमसे क्या बोलते हैं बढ़ा दिया कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे जो रद्दोबदल है वो भी उन्होंने बढ़ा दिया। वो तो बढ़ा सही बढ़ाया, गलत बढ़ाया, लेकिन उन्होंने उनकी हड़ताल 14 दिन के हड़ताल के नतीजे में बढ़ा दिया है। लेकिन हड़ताल हुई उनकी नहीं बढ़ी ना, यानी कि वो जो काम हमारे आवाम के लिए होना था वो नहीं हो सका। देखिए, हम तो आवाम के लिए खड़े हुए हैं, गाजर रख दी ना बात। तो हम तो आवाम के लिए खड़े हुए हैं। धरने का आगाज़ हुआ है, चौथा दिन है धरने का। सूबाई दारुल हुकूमतों में धरना जारी है, सूबाई दारुल हुकूमतों में धरना। हाँ, हलचल होगी इंशाल्लाह। देखें, धरना तो अभी जम रहा है, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो आगाज़ है। इंशाल्लाह धरने का स्टाइल ही होता है, शुरू में धराल का, फिर बढ़ता है, फिर मोमेंटम बनता है, बनते बनते और इंशाल्लाह
जुम्मे के दिन शहर कराची में हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब का इस्तकबाल करेंगे, जलसा-ए-आम करने जा रहे हैं। अच्छा, इसी मुकाम पे इंशाअल्लाह। और मैं दावत देता हूँ नौजवानों को, फैमिलीज़ को कि आएँ, इस धरने के अंदर जो हम जलसा-ए-आम कर रहे हैं उसके अंदर शरीक हों और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। पेट्रोलियम लेवी के ख़िलाफ़, पेट्रोल पर आए भारी भारी टैक्सों के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। हम देखें इस बात के मुकल्लिफ़ हैं कि खामोशी को तोड़ें। हम इस बात के मुकल्लिफ़ हैं कि जो जुल्म अवाम पे जारी रखा गया है, और देखें ना अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही, यानी मज़े लगे हुए हैं। फ्री पेट्रोल इनको चाहिए, 380 रुपये फ्री पेट्रोल सिर्फ वफाकी हुकूमत और ये सारी जितनी ब्यूरोक्रेसी है इसने हासिल किया है। पिछले साल 280 अरब रुपए की बिजली फ्री मिली है इनको, 660 अरब रुपए तो यही हो गया। आप मुझे बताइए ना, ये है वो मफलूकुल हाल कौम के जिसके 10 करोड़ लोग ख़ते गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हुक्मरानों का हाल देख लीजिए। तो ये खुदा का खौफ करें, बांग्लादेश के हालात से सबक सीखें, श्रीलंका के हालात से सबक सीखें। तो इन हालात के अंदर इन्होंने कौम को लाके खड़ा कर दिया है। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज बन रहे हैं। तो अगला बुध जो है फिर आने वाला 12 रबी अव्वल है, क्या वो उससे पहले ये वाइंड अप कर जाएगा, आपका कोई काम हो जाएगा, या 12 रबी अव्वल तक आप भी घर की तरफ हो जाएंगे? देखिए, हमें शौक नहीं है कि हम सड़क पर आके बैठ जाएं, या ये खवातीन अपने बच्चों के साथ, अपने घरेलू खवातीन अपने, यानी ये तो वर्स्ट सिचुएशन है ना यार, कि जब माएँ बहनें निकल कर बाहर आ जाएं सड़क पर, वर्स्ट सिचुएशन है ना। हमें शौक नहीं है। आप हमारे मुतालबात हैं, जेन्युइन मुतालबात हैं, आप बताएं ना, अगर मुतालबा हमारा कोई गलत है तो बता दीजिए। हमारा जेन्युइन मुतालबा है, आवाम का मुतालबा है, ये पार्टी पॉलिटिक्स से बाला है यार। हम निकले हैं, हम तो लोगों को अपील कर रहे हैं यार, पार्टी वर्कर्स आ जाएं यार, आए। हर एक बंदे का मसला है ना, ये मसला जमात इस्लामी, PTI, पीपल्स पार्टी, नून, MQM का तो मसला नहीं है ना। हर पार्टी वर्कर मुतासर है ना, एक आम आदमी मुतासर है, एक बाइक चलाने वाला मुतासर है। मसला ये है ना, वो एक ट्रम्प हजरत जो है वो एक बयान दे देते हैं, पेट्रोल की कीमतें $5-10 ऊपर नीचे हो जाती है उनके एक बयान से। देखिए, वो बोले जमात इस्लामी उनको समझा दे, या तो फिर देखिए बात ये है ना कि पेट्रोल की कीमतें इस वक्त तो इंटरनेशनली भी कम हो रही हैं, लेकिन घंटों के हिसाब से हो रही है, वो कम हो रही है ना, फिर बढ़ जाती है। देखिए, कम हो रही हैं तो उसका फ़ायदा नहीं मिलता नहीं है आवाम को। बढ़ जाती हैं जब कम हो रही हैं इंटरनेशनली तो आवाम को मिलना चाहिए ना। आपने तो डेली बेसिस पे मुकर्रर कर दिया। अब ये जो ट्रांसपोर्टर्स कर रहे थे हड़ताल, और ये जो कर रहे थे ऑयल, वो कहते हैं यार यहाँ से पेट्रोल निकलता है, अब कंट्री जाता है गाड़ियों में, वहाँ पहुँचते पहुँचते कीमत ही कुछ और हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ से निकला तो 325 रुपये का था, वहाँ पहुँचते पहुँचते 340 रुपये का हो गया। ये तो कोई निज़ाम ही नहीं है ना। आपने कहा इंटरनेशनल मार्केट, भाई इंटरनेशनल मार्केट की टाइमिंग देखें, अपनी टाइमिंग देखें, लेकिन ये ढकोसला है, ये फ्रॉड है जो आवाम के साथ ये किए चले जा रहे हैं। अपने बैंक बैलेंस भरते हैं, अपनी अयाशियाँ, अपने प्रोटोकॉल, अपनी गाड़ियाँ कम होती नहीं हैं। देखें ना, अब मरियम बीबी 11 अरब रुपये के जहाज़ में सफ़र करेंगी यार, क्यों यार? आप मुझे बताएं ना, जहाँ 10 करोड़ जिस मुल्क के अंदर ही मेरे एयरलाइन ला रहे हैं, उसमें इस्तेमाल हो है ना। हम तो कहते हैं इसको ऑक्शन करें, इसको बेचें, आवाम को भला हो जाए। आप देखें ना, सेनेट चेयरमैन क्या कर रहे हैं, 9 करोड़ की गाड़ी में सफ़र करेंगे यार, कमर टूट जाएगी अगर 1300 सीसी की गाड़ी में। मसला ये है सर, बताइए, ये हाल है। 9 करोड़ की गाड़ी में नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म साहब कराची आए, बामुश्किल 4 घंटे के लिए, 36 गाड़ियों का फ्लीट था, 36 गाड़ियों का फ्लीट था यार। वो तो गाड़ियाँ थी, और जो प्रोटोकॉल पे इनके वज़रा के और MNA MPS के ये लगी हुई हैं, मोबाइलें लगी हुई हैं, तो पेट्रोल भी खपता है ना उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया पूनम भाई। पता नहीं है आपकी ये धरने से कुछ आवाम का, हमें उम्मीद है कि कोई फ़ायदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी जनाब। वक्त हो गया है यहाँ पे हमारा ख़त्म। हम आज एक बार फिर धरने में मौजूद थे, और आज भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जैसा आप देख रहे हैं, और उनसे हमने बात भी करी। बात यह है कि अपने हिस्से का काम करना है और बोलते रहना है, और अपने हक़ के लिए खामोश नहीं रहना। यही है बात कहने की कि जनाब बोलते ही रहना है, ताकि कुछ जहाँ कान पे जूही रुक जाए हुक्मरानों के। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।